आप सभी को एएसएल परिवार की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय है क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं श्रीमान लेफ्टिनेंट जनरल नंद किशोर सिंह राठौर सर। आप मायापुर राजस्थान से हैं। आपने परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। सर, आज के इस शुभ अवसर पर हमारे विद्यार्थियों के मन में कुछ इस प्रकार के सवाल हैं जिनका जवाब यदि आपसे उन्हें मिलेगा तो उन्हें बहुत हर्ष होगा और एक उचित मार्गदर्शन वो प्राप्त कर पाएंगे। सर, बच्चों द्वारा पूछा गया पहला सवाल है कि एक नौजवान के देश के प्रति जो विचार होते हैं, एक नौजवान का अपने देश के प्रति जो भावना होती है, वो कहीं ना कहीं उसकी कार्यशैली में दिखाई देती है। और एक व्यक्ति की जो कार्यशैली है, कहीं ना कहीं उसके देश के प्रति जो विचार हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे प्रभावित होती है। तो मैं आपके विचार इस पर जानना चाहूँगा। सभी को नमस्कार। जो मन में देश के प्रति विचार हो, वही एक स्तर पर देश के लिए गौरव, देशभक्ति और राष्ट्रवाद हो जाते हैं। जो नौजवान अपने देश के प्रति गौरव रखते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता यदि कोई भारत का मजाक उड़ाए या देश को छोटा दिखाए। जिसके दिल में देश के लिए अच्छी भावनाएं हों, वो चाहेंगे कि देश आगे बढ़े और विश्व में उसे सम्मान मिले। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होगा। इस निष्ठा में अनुशासन एक बड़ा हिस्सा है, जो स्वतः भी आ जाता है ऐसे व्यक्ति में। समय की पालना, ईमानदारी, अच्छा बर्ताव करना और जिम्मेदारी से काम करना। कॉर्पोरेट दुनिया में भी तो यही सब चाहिए। जी सर, ये बात बिल्कुल सही है कि अपनी मातृभूमि के लिए जो प्रेम है, अपने देश के प्रति जो प्रेम है, वो हमें अनुशासन में रखता है। वो एक इस प्रकार का मोटिवेशन आप कह सकते हैं कि वो एक इस प्रकार का मोटिवेशन है जो हमें हमेशा अनुशासित रखता है। और जैसा कि आपने बच्चों को बताया कि देशभक्ति की भावना सबसे बड़ी भावना है, और अगर वो हमारे अंदर रहेगी तो हम हमारे हर कार्य को अनुशासन से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा दूसरा प्रश्न जो बच्चों की तरफ से पूछा गया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरा प्रश्न ये है कि हर एक नौजवान की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है जहां वो करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहता है जो उसे पसंद है, जो वो करना चाहता है, मतलब जिसमें उसका इंटरेस्ट है। पर वहाँ पे चुनौतियाँ होती हैं। उन चुनौतियों के कारण उसके आसपास का वातावरण उसे इस चीज़ के लिए बाध्य करता है कि आप उस करियर ऑप्शन की जगह एक ऐसे करियर ऑप्शन पर जाएं जिसमें सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो। परंतु अगर वो विद्यार्थी या वो नौजवान सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता है तो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं उसको ऐसा फील होता है, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपने पैशन को पीछे छोड़ दिया है। नीरसता का जो भाव है वो उस बच्चे में आ जाता है। तो उस समय किस प्रकार वो अपने पैशन को फॉलो कर सके या अपने पैशन को फॉलो करने के लिए उसे क्या उचित स्टेप लेने चाहिए, इस पर आपके क्या विचार हैं? कई नौजवान ऐसे होते हैं जिनका एम्बिशन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का होता है। आर्म्ड फोर्सेस में इनकी एम्बिशन भी पूरी होती है और सिक्योरिटी भी मिलती है। एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़के का सिलेक्शन टीसीएस में हो गया था, जो कि भारत की बहुत ही नामी आईटी कंपनी है, लेकिन वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। इकलौती संतान भी थी। परिवार के प्रेशर से टीसीएस ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मन में आर्मी के प्रति जो लगाव था वो चलता रहा। 6 महीने बाद उनकी माँ ने
अपने आप ही कहा कि ठीक है बेटा, तू जा फौज ज्वाइन कर ले। ये नौजवान आज आर्मी में एक कर्नल रैंक का ऑफिसर हो गया है। सबके लिए अच्छा है यदि एम्बिशन फॉलो कर सकें, लेकिन कभी कभी कुछ अनुभवी सलाह ठीक रहती है। एक मित्र का बेटा जिसे फोटोग्राफी का शौक़ था, फोटोग्राफी भी अच्छी लाइन है, लेकिन परिवार पालने के लिए तभी पैसा मिलेगा यदि आप बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के फोटोग्राफर बन जाएं और आधुनिक टेक्नोलॉजी हैंडल कर सकें। वरना नॉर्मल फ़ोटोज़ तो आज सब अपने अपने मोबाइल से ही ले लेते हैं। किसी भी काम या नौकरी में आपका स्किल अपग्रेडेशन ही आपकी सिक्योरिटी बन जाती है। धन्यवाद सर, बहुत ही बेहतरीन जवाब। ये आज जानने को मिला बच्चों को कि अगर आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं तो आपको उसके प्रॉस एंड कॉन्स पता होने चाहिए। जैसा आपने बताया कि अगर पैशन फॉलो करना है तो स्किल अपग्रेड करनी पड़ेगी, अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि जो अपना पैशन है उसमें आप बेस्ट करें और अपना नाम कमाएं। और आसपास कोई भी अगर आपको सलाह दे रहा है तो वो सलाह अनुभव से आती है, तो अनुभवी सलाह को भी आप पूरी तरह से इग्नोर कर दें, ऐसा भी एक विद्यार्थी को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। और जैसा कि सर ने बताया कि आप जो भी अपने जीवन में करना चाहें, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको अपनी स्किल अपग्रेड करनी है और आपको वहाँ पर टॉप परफॉर्म करना है, और जीवन आपको अवसर ज़रूर देगा और आपको बस उस अवसर को छोड़ना नहीं है। मेरा अगला प्रश्न सर के लिए है, सर पिछले 2 सालों से जो वैश्विक स्तर पर एक नया फेज़ सबकी लाइफ में आया है, लॉकडाउन, उसने सबसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित किया है। एक विद्यार्थी 15-16 महीने 2 साल से बाहर नहीं निकला है, किसी संस्थान में नहीं गया है, अपने टीचर्स के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं हो पाया है, उसका सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास जिस गति से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, और शिक्षा का जो पैटर्न है वो भी बदला है, ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ है। तो इन सब परिस्थितियों में एक विद्यार्थी को किस प्रकार से अनुशासित रह करके अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए और किस प्रकार अपने मोराल को हाई रखना चाहिए, इस पर आपके क्या विचार है? सवाल बहुत ही अहम है आज के माहौल में। लॉकडाउन, स्कूल बंद, पिक्चर हॉल बंद 15 से 16 महीने से, ये सब एक बहुत बड़ी चुनौती सभी के लिए है। ऑनलाइन क्लासेस कई जगह हुई है, लेकिन सभी जगह संभव नहीं। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन काफ़ी प्रभावित हुआ है। ऐसे माहौल में स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि स्वयं भी सिलेबस या बुक्स के मुताबिक हर दिन पढ़ाई करें और अच्छी तरह से समझें। ज़्यादा ही चीज़ें आखिरी दिनों के लिए ना छोड़ें, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बगैर एग्ज़ाम्स के पास होने की उम्मीद पर नहीं पढ़ने से आगे झटका लग सकता है। ऐसी परिस्थितियों में कुछ एक्स्ट्रा पढ़कर, जैसे अखबार, जनरल नॉलेज, बुक्स इत्यादि, आप अपनी जनरल अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, और ये जनरल अवेयरनेस हर जगह काम आती है। सर आपका कारगिल दिवस से संबंधित वीडियो देखा, उस वीडियो को देखने के बाद एक प्रश्न है कि जिस प्रकार हमारी भारतीय सेना ने विषम परिस्थितियों में इतने बड़े से बड़े मुकाम हासिल किए, आज हमारे आसपास जो भी परिस्थितियां हैं, जैसे कि ये कोरोना महामारी का दौर रहा, अगर हमारी भारतीय सेना विषम से विषम परिस्थितियों में इतने बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर सकती है, तो उनसे हमारे नौजवानों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप उस विषय पर प्रकाश डालें और बच्चों को मोटिवेट करें। हाँ, कारगिल युद्ध पर एक कारगिल दिवस पर वीडियो बनाया था किसी सेमिनार में। कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें अपनी मातृभूमि वापस लेने के लिए युद्ध करना पड़ा। ये हमारे पिछले 73 वर्षों में पहली बार हुआ है। 15 से 18 हज़ार फुट ऊंचाई वाली चोटियों पर हमला करके इनको वापस लेना एक बहुत ही कठिन कार्य था। इसके लिए बहुत ही ऊंचे दर्जे की फिज़िकल फिटनेस चाहिए थी, बहुत ऊंचे दर्जे का मनोबल, बहुत ही ऊंचे दर्जे का प्रशिक्षण और वो इच्छा शक्ति
कि दुश्मन को खत्म करना है और अपनी मातृभूमि वापस लेनी है। हर एक सैनिक भारत माता के लिए लड़ रहा था और अपनी बटालियन के नाम और इज्जत के लिए। बटालियन का नाम और इज्जत एक बहुत ही बड़ी शक्ति होती है, जिसके लिए सैनिक सब कुछ भुलाकर केवल अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए दुश्मन की गोलियों के बीच होते हुए आगे बढ़ता है और टाइगर हिल, तोलोलिंग जैसे ऑब्जेक्टिव जैसी पहाड़ियों पर तिरंगा लहराता है। भारत आज भी बहुत चुनौतियों का सामना कर रहा है। चाइना बॉर्डर पर क्या हो रहा है वो आपको मालूम है। अफगानिस्तान में जो अभी हो रहा है उसका असर पाकिस्तान और भारत पर अवश्य पड़ेगा। हमारी आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना अनिवार्य है। बंगाल और केरल में स्थिति विस्फोटक बन रही है। भारत विरोधी अंदरूनी शक्तियों को कुचलना निहायत ही जरूरी है और शीघ्रतम हो जाए तो अच्छा है। भारतीय सेना का अदम्य साहस, वीरता, इनसे हमारे नौजवानों को बहुत प्रेरणा मिलेगी और मिलती है। भारतीय सेना का जो जज्बा है वो विश्व में सबसे ऊंचा है। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, और अगर हमारे भारतीय फौज के जवान इतनी विषम परिस्थितियों में, जैसा कि सर ने बताया, इतनी विषम परिस्थितियों में इतने मानसिक, शारीरिक सुदृढ़ता के साथ में विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो ये छोटी मोटी परेशानियां जो हमारे जीवन में हैं, ये छोटी मोटी परेशानियां जो आसपास हमारे समाज में हमें देखने को मिल रही हैं, अगर हम थोड़ी सी इच्छा शक्ति प्रबल कर लें तो हम इन पर भी निश्चित ही विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा मार्गदर्शन आज सर आपकी बातों से मिला है, और आज आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आशा करता हूँ कि नई पीढ़ी, बच्चे जिन्होंने भी इस इंटरव्यू को देखा है, वो आपके इन प्रेरणादायी विचारों से खुद को मोटिवेटेड, गौरवान्वित महसूस करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। आपसे आज बात करके अच्छा लगा और आपके माध्यम से अनेक युवा विद्यार्थियों से भी धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज 15 अगस्त है और आज आपके लिए ये बहुत ही महान सेशन हम लेकर के आए हैं। आप लोगों को जानकर के अत्यंत हर्ष होगा कि आज हमारे साथ हैं श्रीमान कर्नल शेर सिंह जी राठौड़। सर ने जैन 81 के अंदर जो है IMA ज्वाइन किया था। जून 83 में सर कमीशन आ गए थे और 30 ईयर ऑफ आर्मी सर्विंग के बाद में सर रिटायर हुए हैं। सर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने 30 साल आर्मी को सर्व किया है और सर ने 2 वॉर देखी हैं, श्रीलंका और कारगिल। आज मैं सर को सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना समय निकाला, बहुमूल्य समय निकाला और हमारे बच्चों को प्रेरणा देने के लिए आप आए हैं। तो मैं सबसे पहले सर का स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सर से निवेदन करूंगा कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें। बच्चों, सबसे पहले मेरा जय हिंद आपको। आज 15 अगस्त है और लगभग इसी दिन, लगभग 190 साल के राज के बाद में, ब्रिटिश राज के बाद में, भारत का तिरंगा आधी रात को फहराया गया था और भारत को आज़ाद और एक आज़ाद देश डिक्लेयर किया गया था। इस उपलक्ष्य में 15 अगस्त में आपको बहुत बहुत मेरा बधाई है कि आप एक आज़ाद भारत के अंदर पैदा हुए हैं और यंग जनरेशन हैं और भारत का पूरा आने वाला समय आपके कंधों पे रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद सर। आज का ये सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं और मैं बच्चों के जो सवाल हैं, बच्चे जो जानना चाहते हैं, और उन्हीं सवालों को लेकर के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर ये रहता है बच्चों का कि जीवन में अगर विद्यार्थी जीवन में जैसा देखा जाए, अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एक बच्चा अगर अनुशासन में है तो वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, और अनुशासन की पराकाष्ठा आर्मी पर्सन में देखी जाती है। अनुशासन जो है वो हमारी सेना का
चाहे थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, अनुशासन उनके लिए मतलब अगर हम सेना को देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है अनुशासन। तो मैं आपसे बिल्कुल सही। निवेदन करूंगा कि आप बच्चों को किस प्रकार अपने जीवन में अनुशासित रहें, स्व अनुशासन, खुद पर अनुशासन, उस पर आपके क्या विचार हैं और बच्चों को आप उससे संबंधित कुछ गाइडेंस दें। बच्चों, अनुशासन एक जीवन का अहम प्रिंसिपल है। अनुशासन से ही सब कुछ अचीव किया जा सकता है। अनुशासन बचपन से आपको पेरेंट्स, परिवार वाले, मोहल्ले वाले, आपके यार दोस्त सिखाते हैं कि दोस्त ऐसे मत करो, ऐसे करो, अरे ये गलत काम है, ये नहीं करना है, ये ठीक काम है। तो आपके जीवन में अनुशासन उसी समय से चालू हो जाता है जब आप समझने लगते हैं। उसके बाद आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में आपका अनुशासन चालू होता है। अनुशासन है क्या? अनुशासन एक पूरा आपका दिनचर्या है, पूरा समाज का सिस्टम है। जिस सिस्टम से आप समाज में हैं उस समाज के सिस्टम को फॉलो करना, अच्छे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना, ये अनुशासन है। अनुशासन से ही आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आप अच्छे पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं तो अनुशासन के थ्रू ही कर सकते हैं। टाइमली अपना जो दिन का समय है उसको, टाइम फ्रेम को इस तरीके से डिवाइड करो कि आपका समय, पढ़ाई का समय ये है, आराम का समय ये है, खेल कूद का समय ये है, तभी आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। उसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभार कोई रिलैक्सेशन हो जाए वो बात अलग है, लेकिन अपना जो टाइम है उस टाइम फ्रेम में ही अपने काम करने हैं। कुछ बच्चे हैं जो सुबह पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हैं जो रात को पढ़ते हैं, तो आपको उसी हिसाब से अपना टाइमिंग सेट करना है और अपना जो काम है उसको टालना नहीं है, उसको आगे नहीं करना है कि भाई इसको मैं कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा। जहाँ तक संभव हो सके आप उसको उसी टाइम फ्रेम में कंप्लीट करिए। जिस दिन आपको कंप्लीट वो काम करना है उस दिन आप कंप्लीट करिए। जैसे स्कूल से आपको होमवर्क मिलता है तो आप टाइमली अपना होमवर्क करके स्कूल में दे दोगे तो टीचर भी आपको पसंद करेंगे, स्कूल भी आपको पसंद करेगा, आपके यार दोस्त भी आपको पसंद करेंगे, आपके पेरेंट्स भी आपको पसंद करेंगे और आप एक अपने मोहल्ले में या अपनी लोकेलिटी में आप एक मिसाल होंगे कि ये लड़का कितना अनुशासित लड़का है। बिल्कुल सही कहा है सर ने, बहुत बड़ी बात बोली है कि आपको ये चीज़ नहीं करना है कि आप कभी भी कोई चीज़ टालें। सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अपने टाइम फ्रेम को लेकर के चलेंगे, जो काम ख़त्म करना है उसको निश्चित समय में ख़त्म करना है, और यही चीज़ अगर आप सीख जाते हैं तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप ये बात को अपनाएंगे अपने जीवन में और आपको इससे काफ़ी सुधार भी देखने को मिलेगा। अब मेरा दूसरा प्रश्न सर आपसे ये है कि बच्चों का ये रहता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों में भटकते हैं बच्चे, कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ। अब जैसे आपसे जानने को मिला है कि आर्मी में जाने के बाद में बहुत से ऑप्शंस हैं जो बच्चों के लिए खुल जाते हैं और बच्चा जो भी चाहे वो आर्मी में जाकर के अचीव कर सकता है। तो ज़रा उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। फौज जो है, फौज अपने आप में एक पूरा संसार है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो फौज में नहीं है। आप अपने अनुशासन से, अपने हार्ड वर्क से आप फौज में भर्ती हो गए। आप फौज में सिपाही भर्ती हो सकते हैं, आप फौज में टेक्निकल एंट्री भर्ती हो सकते हैं, आप फौज में ऑफिसर भर्ती हो सकते हैं। आप जब फौज में भर्ती हो गए उसके बाद में आपको जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, सारी हॉबीज़, दुनिया की हॉबी फौज के अंदर अवेलेबल है। आपको अपना हुनर दिखाना है। हुनर आप कैसे दिखा सकते हैं? हुनर या तो आपके अंदर अपने आप गॉड गिफ्ट है तो एक सर्टन लेवल तक वो दिखता है कि हाँ ये गॉड गिफ्ट है। नहीं है तो आपको अपना कोच मिलते हैं, आपको अपने गुरु मिलते हैं, आपको अपने साथ के ऑफिसर्स मिलते हैं जिनसे आप अपना, वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। आप एज ए सिपाही भर्ती हुए हो और आज आप 1-2 साल में वापस कमीशन लेके ऑफिसर बन सकते हो। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है फ़ौज के अंदर कि आज आप देखिए कि जब से भारत को मेडल मिलने लगे हैं मेजर ध्यानचंद जी के टाइम से, और आज जो नीरज जी को गोल्ड मेडल मिला है वो फ़ौज को ही मिला है। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें कि फ़ौज को
गोल्ड मेडल नहीं मिला हो या मेडल नहीं मिला हो, ओलंपिक्स में मिला है, एशियाड में तो बहुत ज़्यादा मेडल्स मिले हैं। ओलंपिक्स में इस बार जो ओलंपिक्स हुआ है इसके अंदर भारत की टैली सबसे ज़्यादा रही है आज तक के ओलंपिक्स के अंदर। बहुत बहुत बड़ी बात सर ने कही है कि बहुमुखी विकास आपका होगा अगर आप फौज में जाते हैं तो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं, बस अंदर लगन होनी चाहिए, और अगर वो लगन आपके अंदर है तो आप वो चीज़ अच्छे से अचीव कर सकते हैं। सर मेरा एक और सवाल आपसे यह है कि अभिभावक जो हैं उनके सामने समस्या रहती है कि हम बच्चों को, जो जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका एक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में बच्चे आते हैं, उस समय उनका एक अनुशासन बना रहे और वो उनको गाइड करते रहें। तो एज अ पेरेंट आप, मतलब पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको अपने बच्चों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? पेरेंट्स को मेरा मैसेज है कि हर इंडिविजुअल के अंदर अपनी एक हुनर होता है, अपना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो निखर के बाहर आती हैं। उनको ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को कि ये मेरा बच्चा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इंजीनियरिंग लाइन में जा रहा है, स्पोर्ट्स लाइन में जा रहा है, या डॉक्टरेट लाइन में जा रहा है, या कोई सोशल वर्क की तरफ जा रहा है। बच्चे को इनकरेज करना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरे बेटे को मैं डॉक्टर ही बनाऊंगा, या मैं इंजीनियर हूं तो बेटे को इंजीनियर ही बनाऊंगा। पूरी जहां के रास्ते खुले हैं, आजकल पूरा वर्ल्ड बच्चे के फिंगर टिप्स पे है, वो सब कुछ जानता है। पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं है जितना आज बच्चे को नॉलेज है। तो पेरेंट्स और टीचर्स और कोच मिलके उसको ऐसा गाइड करें, उसकी जो जिस तरफ उसका डायरेक्शन, जिस तरफ उसका इंटरेस्ट जा रहा है, उसमें उसकी हॉबी उसको डेवलप करें और उसको एक्सट्रीम लेवल तक उसको पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत अच्छी बात सर ने कही है कि अभिभावकों का उत्तरदायित्व तो बनता है कि उनको हमेशा अपने बच्चे से उसकी चॉइस के बारे में बात करनी चाहिए, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये काफ़ी अच्छा मैसेज जो है सर ने दिया अभिभावकों के लिए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और बच्चों का इतना अच्छे से नहीं, मेरा भाग्य है कि मैं आज बच्चों से जुड़ा हूँ और बच्चे मेरे को सुन रहे हैं। मेरे बच्चों को मैंने बच्चों से मेरी यही गुजारिश है कि आप अपनी जो भी एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में लगाओ, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व हो, आपके मोहल्ले को गर्व हो, और देश को आप पे गर्व हो। क्यों कि हमने देश को देना है, फिर हमें देश देगा। तो जितना भी हो सके पहले अपने देश पे गर्व करो और देश के लिए करिए। ये मत सोचिए कि देश मेरे लिए क्या कर, देश ऑटोमेटिकली आपके लिए सब कुछ कर रहा है। आशीष सिंह लेक्चर्स परिवार की तरफ से तो दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू। नाम लिख के सब कुछ दिया आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बॉस। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं श्रीमान कैप्टन महेंद्र सिंह राठौर जी। सर ने हमारी कंट्री को 32 ईयर्स सर्व किया है, बहुत ही डेडिकेशन और बहुत ही पैशन के साथ। तो आज इस अवसर पर सर आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे बच्चों के लिए। आज के दिन के लिए सर आपकी तरफ से कोई मैसेज बच्चों के लिए? आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इसके लिए मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा हूं। मेरी तरफ से आपको सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, और आपको आपके बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। धन्यवाद सर आज के अवसर पर मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगी आपसे, जिनसे हमारे बच्चों को कुछ मार्गदर्शन मिले, थोड़ा एडवाइस मिले। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज की पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह होगी सर? मैं तो ये बताता हूँ, आज की पीढ़ी के लिए सबसे अच्छी सलाह है मेरी तरफ से कि अनुशासन में रहें, अपने माता पिता का कहना माने, अपने टीचर्स का कहना माने, अपने से जो सीनियर है उसकी इज्जत करें, और अब कोई भी काम हो अपने माता पिता को जरूर बताएं, ताकि उनकी एडवाइस लेना जरूरी है हर चीज में।
जी सर, बिल्कुल। जैसा कि सर ने कहा, आप जो भी करते हैं पूरे डिसिप्लिन के साथ कीजिए और अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो कुछ आपको ऐसी बातें बताएँ जो आपने नहीं सोची हों, क्योंकि बड़ों की एडवाइस का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो आपको कुछ ऐसी बातें सिखाएँगे, कुछ ऐसी बातें बताएँगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी होंगी। तो सर, मैं ये बात भी जानना चाहूँगी आपसे कि ऐसी कौन-सी जो कुछ सीखें हैं, कुछ बातें हैं जो हमारे बच्चों को, पीढ़ी को सीखनी चाहिए हमारे देश की महानता, हमारे देश के इतिहास से? देखो, सबसे पहले जो डिसिप्लिन है, फिर इतिहास का है तो आप देखो पुराने जितने भी आप उठा के देखो इतिहास के अंदर, पुराने इतने तजुर्बेकार आदमी थे, मेहनती आदमी थे, हिस्ट्री उन्होंने लिखी है। आज के युग में बच्चे फटाफट टेंशन में आ जाते हैं और कुछ ना कुछ वो गड़बड़ कर देते हैं, जैसे घर से भाग जाते हैं कई बच्चे टेंशन में आके, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उनको ढूंढते फिरते रहते हैं, मगर वो बच्चे हाथ नहीं आते हैं क्योंकि उनका डिसिप्लिन ठीक नहीं था शुरू से ही। तो जैसा कि सर ने कहा कि जो बच्चे हैं उनको इतनी छोटी-छोटी बातों में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से एडवाइस ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से एडवाइस ले सकते हैं और जो अपने बड़े हैं उन्होंने तो इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फ़ेस किया है और ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आपको बस सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? और सर, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे ये कि जैसे अगर बॉयज़ की बात आती है आर्म्ड फोर्सेस को जॉइन करने के लिए, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, उनके मन में एक थॉट भी रहता है कि हमको कंट्री को सर्व करना है, तो वो जॉइन करने के लिए बहुत इंस्पायर्ड भी रहते हैं और उनको तरीके भी निकाल लेते हैं। लेकिन अगर गर्ल्स की बात आती है, तो चाहे गर्ल्स हों या गर्ल्स के पेरेंट्स हों, उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं है कि गर्ल्स को भी आर्म्ड फोर्सेस में जॉइन करना चाहिए या उनको किस तरीके से जॉइन करना चाहिए और जॉइन करने के लिए भी उनके आगे उनकी कैसी जर्नी रहेगी। तो इस रिगार्डिंग आपके क्या व्यूज़ हैं सर? देखो, ऐसा है, आजकल 33% आरक्षण लेडीज को मिलना शुरू हो गया, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड बीएसएफ, सीआरपी सब में। उसके बाद ये लड़कियां की तरफ कोई ध्यान इतना देता नहीं है, घर वाले देखते हैं मेरा लड़का ही आगे मेरा नाम चलाएगा, उसी को कोशिश करते हैं, लड़की को कोशिश नहीं करते हैं आर्मी में वगैरह नेवी के अंदर जाने के लिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि इनको सबको आर्मी के अंदर भेजना चाहिए। जिसका इंटरेस्ट है आर्मी में जाने का, जिसका पुलिस में जाने का, उसके मुताबिक इनको डाल देना चाहिए। और आजकल तो क्या है, 6th क्लास से लड़कियां भी सैनिक स्कूल में भर्ती होना शुरू हो गई है, पहले नहीं होती थी। ये पिछले साल से शुरू हुआ है, 2020 से मेरे ख्याल से। हाँ, अभी ये लड़कियां भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए भर्ती का इनका कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट का है और भर्ती हो रही है लड़कियां, तो वो आर्मी में जाएगी ज़्यादातर। तो जैसा कि सर ने बताया, अगर आप गर्ल चाइल्ड भी हैं, पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि उनकी गर्ल चाइल्ड आर्म्ड फोर्सेस में जॉइन करे, तो प्लीज़ आप उनको जॉइन करवाइए। और अगर आप चाहते हैं आप अपनी कंट्री को सर्व करें या आपके माइंड में ये थॉट है कि आपको आर्म फोर्सेस में जाकर ही अपनी कंट्री को सर्व करना है, तो आप प्लीज़ जॉइन कीजिए और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से, सर की तरफ से। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। ये एक छोटा सा गिफ्ट है सर आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे सर आपको। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई हैव वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई पूरे आशीष सिंह लेक्चर्स परिवार की ओर से। आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आज हमारे साथ माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर हैं हमारे साथ। सर राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट में बास्केटबॉल कोच हैं। सर से मैं चाहूँगी कि सर अपना इंट्रोडक्शन दें। सर प्लीज़। मैं राजेंद्र सिंह राठौड़ बास्केटबॉल कोच हूँ और मेरा शुरू से है जो स्पोर्ट्स के प्रति रुझान रहा है और मैं स्पोर्ट्स करते करते बास्केटबॉल के माध्यम से ही है जो इंडियन आर्मी कोर ऑफ सिग्नल में स्पोर्ट्स कोटे पे मैंने ज्वाइन किया और उसमें रहते हुए सर्विसेज वगैरह इंटरनेशनल वगैरह वो टूर्नामेंट्स खेले हैं। और उसके साथ साथ मैंने जो आफ्टर आर्मी ज्वाइन करने के बाद है जो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन है जो एजुकेशन है जो बढ़ाई है। और उसके बाद मैंने जो आर्मी में रहते हुए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया प्लस बीपीएड किया, एमपीएड किया और उसको एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों साथ में करके मैंने अपनी लाइफ को है जो इस लेवल पर लाके है जो खड़ा कर रखा है अभी तक।
थैंक यू सो मच सर, आज अपना टाइम हमें देने के लिए, हमारे बच्चों के साथ इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। मैं आपका वेलकम करना चाहूँगी। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। जी सर, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे आजकल बच्चों के लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये है कि वो एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों में कैसे मेंटेन करके चलें, कोऑर्डिनेट करके चलें। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा एकेडमिक्स में ज़्यादा बेटर करना चाहता है और वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा होता है, बट डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें स्पोर्ट्स फील्ड जॉइन करनी चाहिए या एकेडमिक्स में कंटिन्यू करना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या एक बेटर पाथवे रहेगा जिससे बच्चे डिसाइड कर सकें या जो फॉलो कर सकें? एक तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना है तो आपको अनुशासन मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो आपका एकेडमिक्स साइड हो चाहे स्पोर्ट्स साइड हो। अब उसके बाद में कि आपको करियर किस तरह से चूज करना है क्या है, तो स्पोर्ट्स है जो कभी भी है जो झूठ फरेब से नहीं चलता है। स्पोर्ट्स जिस उस तरह से है कि आप शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े हुए हो, तो आपको जो भी हाइट है या जो भी आपने कपड़ा पहना हुआ उसके ओरिजिनल कलर में आएगा वो। आप अपने आप में ये देखते हो कि मेरी हाइट तो जो शीशे के सामने खड़े होकर एक बोले 5 फीट है, और लेकिन बाद में मैं मन में सोचूंगी नहीं मेरी 7 फीट हाइट है। तो स्पोर्ट्स ये है कि डिसिप्लिन के साथ साथ आपको फैक्ट क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, उसका सामना करना पड़ता है। अब बात आती है कि भाई दोनों चीज को साथ में कैसे मैनेज करें। बहुत से पेरेंट्स आजकल ये कहते हैं, बोला नहीं आप पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो। ऐसी बात नहीं है। आपको अपना जो दिन के जो 24 आवर्स जो टाइमिंग है, आपको उसको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, उसके बाद में आपको स्पोर्ट्स का कितना टाइम देना है, उसके बाद में आपको पढ़ाई का कितना टाइम देना है, उसके बाद में आपको स्कूल कितने बजे जाना है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी आप इस फील्ड में जो सक्सेस होगे, दोनों एकेडमिक प्लस स्पोर्ट्स। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और सर जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स कभी-कभी नहीं वो भी डिसाइड कर पाते हैं। तो सर मतलब अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, तो कुछ पेरेंट्स हैं जो नहीं एक माइंडसेट बना पाते हैं कि भई बच्चे को स्पोर्ट्स में भेज देते हैं अपन। तो उन पेरेंट्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा कि भई उनको भी सपोर्ट करना चाहिए अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहता है तो? जैसे कि आपने देखा अभी ओलंपिक्स में हमारी कंट्री कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। तो एक पेरेंट्स के लिए एक क्या मैसेज होगा सर आपकी तरफ से? पेरेंट्स के लिए सबसे मेन चीज क्या है, मैंने आपको कहा ना कि आपको किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस होना तो आपको सही बोलना, सत्य बोलना पड़ेगा आपको। कुछ बच्चों के पेरेंट्स में क्या होता है कि बच्चों ने जो कहा आकर के कि पापा मैं ये कर रहा हूँ, मम्मी ये कर रहा हूँ, वो उसको देख लेते हैं, सुन लेते हैं और बात खत्म। लेकिन पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि वो बच्चे ने जो बताया है, या आपका मान लो जैसे एकेडमिक का तो आपकी मार्कशीट आती है, उससे आपको पता चल जाएगा भाई ठीक है ये परसेंटेज पे चल रहा है। लेकिन स्पोर्ट्स में तो जब तक आप देखोगे नहीं, जब तक उसके स्पोर्ट्स के अचीवमेंट नहीं देखोगे कि भाई ये स्कूल टीम में सेलेक्ट हुआ है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने गया है, उसके बाद में स्टेट में गया है, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि टीम गेम में अगर है बच्चा, तो आपको उसका गेम देखना बहुत जरूरी है कि ये किस लेवल का प्लेयर खेल रहा है। इंडिविजुअल इवेंट में तो क्या है कि सीधा आता है कि भाई कि चलो ठीक है आपने डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हुआ, आप सबसे आगे आए, तो इसका मतलब है कि आप ही सबसे बेस्ट हो। टीम गेम में क्या होता है कि 12 की, जैसे बास्केटबॉल के बारे में बात करें, जैसे 12 प्लेयर्स की टीम होती है। अब क्या है कि खेलते सभी हैं जो टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पर्टिकुलर पॉइंट पे खेलने वाले होते हैं, उनका सिलेक्शन होता रहता है, लेकिन ऑन ग्राउंड पे उनको मौका बहुत कम मिलता है। तो जबकि क्या है कि पेरेंट्स को ओरिजिनल पता जब तक नहीं चलेगा ना, जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि भाई मेरा बच्चा है जो कौन सी फील्ड में बेटर कर रहा है। जी सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एक तो आपको भी अपने फैक्टर्स को देखना है, पैरामीटर्स पे अपने आप को जज करना है कि आप स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं और कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और दूसरा पेरेंट्स को अगर ये एक मैसेज है कि भई आपका बच्चा अगर स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है, तो आपको उसको सपोर्ट करना है, आपको उसको मोटिवेट करना है। क्योंकि अगर आप मोटिवेट करेंगे तो बच्चा डेफ़िनेटली अगर वो चाहता है तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा करियर बना ही लेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि बच्चों को कभी-कभी कन्फ्यूजन होता है कि एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में से वो किस में बेटर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो एक करियर गाइडेंस के लिए आपकी स्पोर्ट्स में अगर बच्चे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके क्या व्यूज़ हैं सर? जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स में क्या है कि आपको ओरिजिनल फैक्ट सामना करना पड़ेगा।
अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स में करियर नहीं है, जबकि मैं बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में जितना अच्छा करियर है उतना एकेडमिक में भी है, लेकिन आपको इसमें अचीवमेंट जल्दी हासिल हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आपने देखा है कि ये ओलंपिक चल रहे थे, तो उसमें जैसे नीरज चोपड़ा है जो कि हाँ जेवलिन थ्रोअर है, वो लड़के ने इतनी मेहनत की, इतनी हार्ड मेहनत की कि आज वो आई थिंक मेरे 2015 या 16 में उसने है जो अच्छा आर्मी ज्वाइन करी। तो आर्मी ज्वाइन करने के बाद में आर्मी में इतना स्पोर्ट्स का स्कोप है कि मतलब हर फैसिलिटी आपको स्पोर्ट्स को आर्मी वाले को मिलती है पूरी। और आज जैसे उसने गोल्ड मेडल लिया है, तो उसका आप ट्रेनिंग वीडियो देखोगे तो इतना टफ हार्ड वर्क है कि जिसका है नहीं। उसके साथ साथ आर्मी के साथ साथ आपको सिविल में भी है जो स्पोर्ट्स के वैकेंसीज है जो काफ़ी निकलती है, जैसे कस्टम वगैरह है, रेलवे वगैरह है, उसके बाद में लोकल स्टेट की जो गवर्निंग बॉडी है उनके साथ में। तो स्पोर्ट्स में बहुत कैरियर है आजकल। पहले चलो ठीक है कुछ टाइमिंग के लिए था, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हो रही है उस तरह से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करियर है। और आर्मी में अगर जाते हो तो आर्मी में जैसे कुछ बच्चे हैं नेशनल खेले हुए हैं या नेशनल मेडलिस्ट हैं, तो उनको स्पोर्ट्स कोटे के हिसाब से आर्मी ज्वाइन कराती है। अब उसमें स्पोर्ट्स कोटे के हिसाब से दो तरीके से, जैसे कुछ तो एक ही जनरल सिपाही के हिसाब से होता है, कुछ है जो डायरेक्ट हवलदार भर्ती करते हैं। तो डायरेक्ट हवलदार भर्ती करेगा नेशनल मेडलिस्ट को, तो वो आर्मी में जाने के बाद जब वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो उसको एक आउट ऑफ 10 प्रमोशन दिया जाता है। उसी तरह से अभी अपने राजस्थान गवर्नमेंट ने भी जो कर रखा है कि जो स्पोर्ट्समैन है जो मेडलिस्ट है, नेशनल मेडलिस्ट है या इंटरनेशनल लेवल पे है, उनको है जो आउट ऑफ टर्न सर्विस दे रही है। उनका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल आपको सीधा जैसे आपकी क्वालिफिकेशन मान लो 12th पास लड़का है, नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है या इंटरनेशनल लेवल पे मेडलिस्ट है, तो वो उसके कैडर के हिसाब से करके उसको है जो अच्छी नौकरी देते हैं, गवर्नमेंट नौकरी। तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करियर है। आप स्पोर्ट्स करते हो और वैसे भी अगर करियर नहीं भी है, आप एकेडमिक में अच्छे हो, तो भी आपको स्पोर्ट्स तो करना ही चाहिए। क्यों कि आप फिजिकल फिट हो और अनुशासित हो, तो आपको हर फील्ड में जो आपको सफलता मिलेगी। जी सर, बिल्कुल जैसा कि हम जानते भी हैं स्पोर्ट्स आपकी मेंटल और फिजिकल मेंटल और दोनों physical। फिटनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ सबसे मेन चीज ये है कि आपका जो माइंड ऑफ रिएक्शन है वो स्पोर्ट्समैन जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसका इतना तेज होता है, क्योंकि ग्राउंड पे जब खेलते हैं तो एज पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे आपकी सिचुएशन चेंज होती है। आप एकेडमिक में आप मान लो रिटर्न में कोई फॉर एग्जांपल जैसे आज मान लो बास्केटबॉल के बारे में बात करते हैं, एक प्लेयर बास्केट डालने जा रहा है और अचानक उसके सामने डिफेंसिव प्लेयर आ गया, तो उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा कि मैं बास्केट के लिए अटेम्प्ट नहीं करके मैं किसी दूसरे टीममेट को पास करूं। लेकिन एकेडमी में आप रिटर्न एग्जाम में क्या है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई चीज है लिख लिया आपने, उसके बाद में आप वो सही है तो आप उसको गलत करके आप टाइम लेके उसको सही कर सकते हो। तो माइंड ऑफ रिएक्शन है जो स्पोर्ट्समैन का बहुत फास्ट होता है। और आप अगर फिट नहीं हो, अनुशासित नहीं हो, तो आप किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो सकते। और सर ऐसा है क्या कि मतलब कि स्टार्टिंग से ही कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो बाय द एज ऑफ 10, 12 और 15 वो स्पोर्ट्स में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया तो है नहीं कि मतलब कि आपको इस एज से ही स्पोर्ट्स में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने पहले अकेडमिक्स चूज़ किया कि भाई मैं अपना अकेडमिक्स में करियर बनाता हूँ, बट अगर उसको ऐसा लगता है कि वो अकेडमिक्स में नहीं फिट हो पा रहा है, नहीं उसमें ठीक से कर पा रहा है, तो वो स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर सकता है फिर? बच्चा जब भी स्पोर्ट्स करेगा तो नो डाउट स्पोर्ट्स में आपको अचीवमेंट या आपकी परफॉर्मेंस या आपको रिजल्ट मिलेगा, तो वो जो कम से कम है जो 4-5 साल लगता है उसका कंटिन्यूस, आपको 4-5 साल प्रैक्टिस करने के बाद ही मिलता है। तो जिस तरह से आप कह रहे हो कि भाई बच्चा छोटा है, तो अपने यहाँ स्पोर्ट्स के जो अचीवमेंट जो टूर्नामेंट्स है वो 3 कैटेगरी में आता है स्कूल लेवल में। जैसे अंडर 14 ईयर्स है वो क्या अप टू 8th स्टैंडर्ड तक, अंडर 17 है वो अप टू 10th स्टैंडर्ड तक, और अंडर 19 है जो अप टू 12th स्टैंडर्ड तक। तो आपके पास में अगर मान लो आप अंडर 14 में आप गेम स्टार्ट करते हो, तो आपको खेलते खेलते आप अंडर 17 में गए, फिर अंडर 19 में गए, तो आपके पास में क्या है एक्सपीरियंस बहुत मिल गया आपको। और जितना ज़्यादा मैचेस का टूर्नामेंट का जो आपको एक्सपीरियंस है वो है जो आपको आगे जा करके आपको फ़ायदा मिलेगा। जिस तरह से अभी जो था अभी कोरोना पीरियड के अंदर जो 1 साल लेट हुआ ये जो ओलंपिक है,
इस कोरोना पीरियड में जैसे नीरज चोपड़ा है या मान लो और भी जो रेसलर वगैरह है, इनको क्या कंपटीशन कम मिला क्योंकि कोरोना की वजह से टूर्नामेंट्स पार्टिसिपेशन नहीं थी। और इसके साथ साथ क्या है कि जैसे आपको टूर्नामेंट ज़्यादा मिलेंगे तो आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, और एक्सपीरियंस ज़्यादा हो तो आपकी विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप एक अच्छा परफॉर्म करके आप अपना रिजल्ट है जो अचीव कर सकते हैं। जी सर, जी बिल्कुल। तो अगर आप स्पोर्ट्स में भी कंटिन्यू करना चाहते हैं एकेडमिक्स के बाद भी या एकेडमिक्स के पहले भी, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो श्योरिटी है कि आप उस चीज़ में बेटर कर लेंगे। और सर जैसे कि पहले ये बात बहुत कॉमन थी कि भाई गर्ल्स को इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंडल्ज नहीं होने देते थे, बट जैसे कि अभी लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा एक मतलब इंस्पिरेशन मोटिवेशन टाइप की आई है कि भाई चाहे वेदर इट्स मेल चाहे फीमेल हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप एथलीट ले लो, चाहे बास्केटबॉल ले लो, चाहे रेसलिंग ले लो, आजकल गर्ल्स को भी फीमेल को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो सर पेरेंट्स के लिए अगर कोई फीमेल ऐसा कोई बच्चा है जो जाना चाहता है स्पोर्ट्स में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, जैसे आपने कहा गर्ल्स के लिए, तो ये बात मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, मैंने कहा अनुशासन डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज क्या है कि आपको सही बोलना, करेक्ट है जो आंसर देना, चाहे पेरेंट्स पूछे, चाहे आपका कोच पूछे, चाहे आपका कोई भी हो, तो आप उसको फैक्ट बताना कि यस मैं इस टाइम ग्राउंड पे गई और वहां जाकर ये प्रैक्टिस की और उसके बाद में वापस मैं यहाँ आ गई। जनरली होता क्या है कि स्पोर्ट्स में थोड़ा सा स्पोर्ट्स के अलावा भी है जो एक जैसे कहते हैं ना एक पैशन होता है कि अपने आप को शो अप करना। तो आपको शो अप करने की जरूरत नहीं है, आप परफॉर्मेंस दोगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप अपना आप शो अप होगे। आज जैसे नीरज चोपड़ा है, उसने कहीं कोई वो नहीं किया, लेकिन उसने मेडल ले लिया, गोल्ड मेडल। आज उसको हिंदुस्तान का हर आदमी जानने लग गया कि कोई नीरज चोपड़ा है, कि कौन है, कि बोला ये चीज है। सेम इसी तरह से आप क्रिकेट की बात कर लो। अब जैसे आपने कहा कि गर्ल्स के लिए अपने हिंदुस्तान में थोड़ा कंपटीशन है जो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि आज भी अपने यहाँ इंडिया के अंदर ये कहते हैं कि भाई लड़की को है जो इतने टाइम पे घर में रहना चाहिए, इतने टाइम में बाहर जाना चाहिए। और कोई भी आपको काम करना पड़ेगा तो उसके ऊपर आपका पेरेंट्स का विश्वास होना जरूरी है। आप मान लो ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रही हो, बारिश आ गई, आप थोड़ा लेट हो गए, तो आप घर पे जाके पेरेंट्स को चिंता होगी भाई कि मेरी बेटी कहाँ है, अभी तक आई कैसे नहीं। तो एक वो थोड़ा सा रहता है। बाकी अदरवाइज गर्ल्स का बॉयज़ के प्रति गर्ल्स में थोड़ा सा ये चीज़ एक डेडिकेट ज़्यादा होता है कि नहीं मेरे को ये चीज़ करनी है। और उनमें डिसिप्लिन के मामले में जो बात है, ग्राउंड पे जाना इतने बजे, तो एक रूटीन बना करके पक्का कि भाई इतने बजे मेरे को पढ़ना, इतने बजे उठना, इतने बजे ये। और स्पोर्ट्स का क्या जनरली टाइमिंग होता है, मॉर्निंग और इवनिंग, आफ्टरनून में नहीं होता। तो आफ्टरनून में आप अपना एजुकेशन कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो क्या है कि गर्ल्स और बॉयज के लिए दोनों सेम हो गया आजकल। पहले जरूर था कि भाई गर्ल्स में कंपटीशन कम था, अब आजकल तो बराबर का कंपटीशन है उसमें। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम वैल्यूबल टाइम हमको दिया एंड आपने जो गाइडलाइंस बच्चों के साथ शेयर की हैं वो आई एम श्योर बहुत हेल्पफुल रहेंगी बच्चे के लिए। थैंक यू सो मच एंड आपको भी हमारी पूरी एएसएल की टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और एक छोटा सा गिफ्ट है सर हमारी टीम की ओर से। थैंक यू सो मच सर। हेलो दोस्तों, आज जैसे कि 15 अगस्त है। 15 अगस्त दिन जिस तरह हम शहीदों को याद करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उसी तरह एक जो बहुत बड़ा योगदान रहा है इस आज़ादी में, वो है हमारे देश के जवान। हम आज़ादी मना तो रहे हैं, लेकिन आज़ादी 1947 से लेके अब तक जो आज़ादी हम मनाते आए हैं, उनके पीछे हमारे जैसे लाखों करोड़ों सैनिक हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं, उनकी वजह से हम आज़ादियाँ भी जी रहे हैं। उसी तरह आज हमारे बीच एक बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं, श्रीमान नायब सूबेदार राम सिंह जी पंवार। सर, आप ये जो हैं इनकी तारीफ मैं नहीं कर सकता, ये अपने बारे में खुद ही कुछ बताएंगे। सर बताइए। सभी को नमस्कार। आज आज़ादी के पावन पर्व पर मेरा आप सबको, आशीष सिंह लेक्चर्स के सभी साथियों को और इनके द्वारा पढ़ाए जा रहे विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। आपके पूरे परिवार को आज़ादी की पावन पर्व पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को सुखी संपन्न रखे, ऐसी मेरी मनोकामना है। और प्यारे बच्चों,
आपके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको मेरी ओर से असीम असीम प्यार, स्नेह और आशीर्वाद स्वीकार हो। मैं राम सिंह पंवार, आपके जो प्यारे सर हैं आशीष सिंह जी, उनका पिता हूँ। मेरा एक छोटा सा जो है आपके सामने वो आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं भारतीय सेना से एक रिटायर्ड सैनिक हूँ, नायब सूबेदार के पद से, और मेरी 22 साल की सर्विस रही भारतीय सेना में। अब मैं अपने घर के ऊपर जो है, जिस तरह से सेना में मैंने सर्विस की उसी प्रकार से अपना जो है दिनचर्या निभाते हुए अपना कार्यक्रम निभाता हूँ और आगे अपना जीवन सुचारू रूप से चला रहा हूँ। आपके लिए एक ही संदेश है मेरी तरफ से आज के दिन पर कि सेना में एक चीज़ जिस दिन से सैनिक बनता है या जाता है, अनुशासन। जिसके जीवन में अनुशासन है, जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी या जो छात्र है या जो बच्चा अनुशासन प्रिय है, वो संसार में हर जगह सफल होता है। तो मेरी आपसे एक यही कामना है कि आप अपने जीवन के अंदर अनुशासन को बनाए रखें, अनुशासन प्रिय बने रहें, अनुशासनहीन मत होइए। समझे? अनुशासनहीन देश को गर्त में डालता है, अनुशासन प्रिय व्यक्ति जो है देश को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। जैसे कि सर ने बताया, ये है आपके प्यारे आशीष सर के पिताजी। तो सर, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, बट उससे पहले हमारी सारी आशीष लेक्चर टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सर, आपके लिए सबसे पहला सवाल, हम पढ़ाई कराते हैं तो एजुकेशन से आपका पहला सवाल लेंगे। सर, उस समय जब एजुकेशन को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, पढ़ाई के ना साधन थे ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, तब आपने इतनी हायर एजुकेशन गेन करी, पढ़ाई करी। तो आज के टाइम में आप पढ़ाई को लेके बहुत से बच्चे ऐसे जो इतनी सुविधाएं होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये, और मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि उस समय में जो पढ़ाई होती थी, आज के लगभग 50 साल पहले की बात है, जब मैंने 1968-69 के अंदर बीए किया था, तो उस समय जो पढ़ाई थी वो सस्ती तो थी, मगर हर आदमी उसको प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि सस्ती में भी उस समय महंगाई की दर बहुत ज़्यादा थी। स्कूलें कम हुआ करती थी, दूर हुआ करती थी, कॉलेज एक शहर के अंदर बड़ी मुश्किल से 1 या 2 हुआ करते थे, जिनमें एडमिशन मिलना बहुत बड़ा मुश्किल होता था। मगर उस समय के बच्चों में लगन हुआ करती थी। लगन ऐसी होती थी कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है। देश लगभग 200-250 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था, और जो आज़ादी मिली थी हमें, वो हमारे उन देशभक्तों ने हमको दिलाई, जिनके पास देने के लिए, मातृभूमि के देने के लिए अपने प्राणों के अलावा कुछ नहीं था। तो उन्होंने अपना तन दिया, अपना मन दिया, जो उनके पास था धन दिया, और भारत माँ की जो बेड़ियां उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर करके काटी, अंग्रेजों से उस गुलामी को मुक्त करवाया, देश आज़ाद हुआ। तो जो हमारी उस समय सही शिक्षा नीति बनी थी वो ये थी कि भाई हर बच्चे को पढ़ाई करना है, मगर पढ़ाई के साधन उस समय में कम थे। फिर भी जब साधन कम थे तो हमारे बच्चों ने बड़ी मेहनत करी, हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी, चाहे स्कूल दूर हो, हम लोग पैदल जाते थे, और उस समय में सड़कें नहीं हुआ करती थी। गांव की पगडंडियों से होते हुए, खेत खलिहानों की पगडंडियों से होते हुए स्कूल में कई कई किलोमीटर दूर जा कर के पढ़ते थे। साधन नहीं थे हमारे पास में, फिर भी जो कुछ होता था हम लोग पढ़ते, उससे पढ़ाई की, और जब एक क्लास पास कर लेते थे तो हम वो हमारी किताबें, कॉपियाँ जो भी हुआ करती थी, हम हमारे दूसरे छोटे भाइयों को या हमारे आसपास के जो साथी होते थे छोटे, उनको देते थे ताकि वो भी पढ़ाई करें। तो इस प्रकार उस समय में साधन नहीं थे पढ़ने के लिए, मगर उस समय में लगन थी कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है। तो जब आदमी के दिल में ये हो कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, तो उसके लिए रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, चाहे वो कितने ही कठिन रास्ते हो। आप दरवाज़ा खटखटाओगे तो खुलेगा,
आप खटखटाओगे नहीं तो दरवाज़ा आपके लिए कोई नहीं खोलेगा। तो वही बात है पढ़ाई के लिए, चाहे कितनी दूरी हो, कितनी समस्याएं हो, हम लोग जो है पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते रहे, हम पढ़ाई करते रहे। इस प्रकार से उस समय के बच्चों ने जो गरीब होते हुए भी ऐसी निर्धनता थी कि उसका बयान करने के समय में आज अगर कोई समझदार व्यक्ति उस समय का खड़ा हो तो उसके आंख में आंसू आ सकते हैं। इतनी निर्धनता थी, देश गुलामी से मुक्त हुआ था। घर में एक बच्चे को पूरे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, शादी विवाह या त्योहार पे भी उसको पूर्ण वस्त्र नहीं मिलते थे। वो अपने बड़े भाइयों के कपड़े पहन करके बहुत खुश हुआ करता था। दूसरों से किताबें अगर उसको मिल जाती पुरानी तो वो उसको पा करके भी बहुत खुश हुआ करता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वो पढ़ाई की। मगर आज जब पूरा देश 75 वर्षों के अंदर इतना आगे बढ़ चुका है कि हिंदुस्तान विश्व में आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है, मगर इतनी सुविधा संपन्न होने के बावजूद भी बच्चे पढ़ाई नहीं करते। आज माता पिता अपना सब कुछ त्याग करके बच्चों के लिए भारी भरकम फीस जुटाते हैं, साधन संपन्न करवाते हैं उनको, मगर वो पढ़ते नहीं क्योंकि उनमें वो लगन नहीं है। हमारे समय में जो चीज़ हमको मिली थी वो बड़ी मुश्किलों से मिली थी। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम पढ़ लिख करके किसी जगह नौकरी पे खड़े हो जाएंगे। आज बच्चों को सारा सब कुछ मिल रहा है। उनको माता पिता खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए मकान सुविधापूर्ण देते हैं, आने जाने का उनके लिए साधन देते हैं। मगर इसी कारण से उनके मन में एक ये भावना जागृत नहीं होती है कि हमें जो इतनी चीज़ें मिल रही है तो माता पिता की क्या इच्छा है उसको हम पूरी करें। वो उसको करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं, मगर वो बहुत कम मात्रा में, परसेंटेज आप निकालो, उसका औसत निकालो तो बहुत कम होता है। तो वो उतना करते नहीं है, उनको करना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, देश 21वीं सदी में जी रहा है। तो 21वीं सदी में तो भारत 1947 से पहले या 47 के बाद में भी 50 के दशक से 60 के दशक तक बहुत पिछड़ा हुआ देश था। हम अन्य विदेशों से मंगा करके जो है अपना भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते थे, मगर आज देश जो है, देश में खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं। तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। ये आज़ादी मिली है तो इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जब तक हमारे छात्र अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर ये कैसे बरकरार रहेगी। तो इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए मैं सभी बच्चों से ऐसा निवेदन करूंगा, उनसे अपील करूंगा कि भाई आपके माता पिता ने आपको साधन संपन्न करवाया, हर चीज़ दी। आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई होती है, तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए बच्चे के पास में माता पिता अपना सब कुछ त्याग करके 20-20, 30-30 हज़ार, 50 हज़ार तक के जो है मोबाइल दिलवाते हैं, उनको कंप्यूटर शिक्षा देते हैं और साधन उनको आने जाने के लिए उनको जो है गाड़ियाँ मिलती है। तो उनको पढ़ाई करने चाहिए, पहनने के लिए पूरा वस्त्र मिलता है। तो उनको जो है जब सब कुछ मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है उनके पास, तो उनके पास सिर्फ एक ही तो काम रह गया है कि देश पढ़ाई कर करके देश को उच्च से उच्च स्थान पर ले जाए। यही मेरा उनसे कहना है। जैसे कि सर ने बताया आप सभी को, आज के टाइम में संसाधन बहुत हैं। उस टाइम संसाधन नहीं थे पढ़ाई करने के, आज संसाधन बहुत है, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो है जज्बा। कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये नहीं, बस पढ़ना है। आजकल ऐसे भी बच्चे हैं जो 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे भी जिनके पास सारे साधन होने के बाद भी वो पढ़ाई को अहमियत नहीं देते। तो अगर आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है पढ़ाई। पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। आज आपके पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ज़रूरी नहीं है आपको स्कूल जाके पढ़ाई करनी है, कोचिंग जानी है, आप घर में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ाई को अहमियत दीजिए। एक जो जज्बे की कमी है वो लाइए अपने अंदर कि बस मुझे पढ़ना है, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वो पढ़ना है बस। तो सर आपसे सेकंड सवाल ये पूछना चाहूँगा कि हमारे लाखों बच्चे हैं, उनमें से काफ़ी बच्चे बोलते हैं हमें आशीष सर जैसा बनना है। तो जो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें समझदारी भी आती है, बेवकूफ़ी भी आती है, तो उसके बीच में जो रोल रहता है मेन टीचर के अलावा, वो माँ बाप का रहता है। तो जिस तरह से आपने आशीष सर को संस्कार दिए हैं, जिस तरह के आज आशीष सर हैं, लाखों बच्चे उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो एक पेरेंट्स के लिए एक सलाह जो आप देना चाहेंगे, जो ताकि वो बच्चों को दे पाए, बच्चों को समझा पाए, ताकि बच्चे कभी गलत ट्रैक पे न जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ
कि आशीष सर का जन्म हमारे जीवन में हमारी शादी के 22 साल बाद में हुआ। मतलब भगवान ने जैसे बोलते हैं ना कि अनमोल रतन किसी को प्राप्त होता है, वो हमें दिया। ये छोटे थे, बहुत चंचल थे, चंचल स्वभाव के थे, मगर इनमें मैं देखता था कि कुछ हर दिन नया करने की रहती थी इनमें। कुछ न कुछ मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये बच्चा जो है हर दिन कुछ न कुछ ऐसी क्रिएटिव जो है वो बातें करता है। तो अनेक सवाल होते थे इनके और मुझे उनके जवाब देने पड़ते थे। तो माता पिता को ये चाहिए कि बच्चा जब छोटा हो वो कैसे सवाल करता है, उसके जवाब भी उसी प्रकार से उसको प्यार से देना चाहिए। जो लालन पालन आप बच्चे को बचपन में देते हो, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसकी मांगे पूरी करनी पड़ती है। मांगे भी अनेक प्रकार की होती है, कभी अनुचित होती है, कभी उचित होती है। उचित मांग हम कर देते हैं, अनुचित को पूर्ण नहीं कर पाने पर उसको समझाना पड़ता है। उसको प्यार से समझाइए। साम दाम दंड का भेद भी कई बार जो है लेना पड़ता है, मगर हर बार जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो हर बार एक लाठी से ही हाँकने वाली बात गलत हो जाती है। जब बच्चा इस अवस्था में आ जाता है कि भाई अब 15, 16, 17, 18 साल का होने जा रहा है, तो हमें एक उसे मित्रतापूर्ण है, एक दोस्ती के नाते से बात करना चाहिए। उस समय में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसका पिता हूँ और ये मेरा पुत्र है, ये मेरी हर बात को ही माने। उसकी बातों को समझना चाहिए हमें, और हमें हमारी बातों को भी उनको बैठ करके समझाना चाहिए और उन्हें जो है आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके कदमों को रोकना नहीं चाहिए, मगर गलत दिशा में अगर कदम जा रहे हैं बच्चे के, तो माता पिता का फर्ज बनता है कि उनको बिठा करके समझाए। अपनी संतान को आप बिठा करके जब तक नहीं समझाएंगे तो बच्चा गलत रास्ते पर चलता रहेगा। अच्छे रास्ते पर लाने के लिए माता पिता को बहुत त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है एक प्रकार से, और वो बलिदान बच्चे के लिए बहुत लाभकारी होता है। बाद में वो आपके लिए जैसे मैं आपको कहूँ कि खुशी के आंसू लेकर के आते हैं। तो बच्चों के लिए मेरा इतना ही कहना है, माता पिता को, पेरेंट्स को, कि भाई बच्चा बड़ा होता है तो आप ऐसा मत सोचिए कि भाई हम इसको हर बार ही डांट डपट से काम लेंगे तो ये ठीक। कई बार गलतियां हो जाती है बच्चों से, उन गलतियों को हमें सहन करना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है। जब तक आप प्यार से बिठा करके नहीं समझाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। और बच्चों का भी फर्ज बनता है कि अपने माता पिता की बात को सुने, समझे कि वो हमारे लिए क्या चाहते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। उस प्रकार से ही आप एक मित्रता के नाते, एक हमेशा मैंने कई बार देखा है कि बच्चा माता पिता की बात नहीं मानता मगर दूसरे की बात मानता है, पड़ोसी की बात मान लेता है, अपने दोस्त की बात मान लेता है। तो आप भी वैसा ही बन जाइए। आप ये सोचिए कि मैं आज इसका पिता नहीं हूँ, या मैं इसकी आज माँ नहीं हूँ, मैं आज इनके जो है एक पड़ोसन हूँ, या एक पड़ोसी हूँ, या एक इसका मित्र हूँ। तो ये सोच करके जब आप उनसे बात करेंगे तो बच्चे को जो है ऑटोमेटिक समझ में आएगी कि भाई मुझे ये सही काम करना है। जैसे कि सर ने बताया, जो बच्चों के कहा जाता है कि बच्चों के जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं वो माँ बाप होते हैं, बट टाइम टू टाइम जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, शिक्षक के साथ साथ उसके दोस्त भी बनिए, उसको सिखाइए भी, समझाइए भी, और एज ए टीचर नहीं, एज अ पेरेंट्स नहीं, कभी उसके दोस्त बन के समझाइए। तब जाके वो आपसे बातें शेयर कर पाएगा, आपकी बातें समझ पाएगा और ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा। तो जो तीसरा क्वेश्चन है आपसे, ये असफलता का भय। असफलता भय ऐसे कि बच्चे सोचते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हम इतने साल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अगर हम फेल हो गए तो क्या, तो उस डर से वो कोशिश ही नहीं करते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीवन में हर इंसान के सफलता और असफलता लगी रहती है। ऐसा नहीं है, कोई भी कितना ही बड़ा विद्वान क्यों नहीं हो, कई बार वो जीवन में असफल होता है। कई ऐसे होते हैं पुरुष व्यक्ति कि एक ही अटेम्प्ट के अंदर वो पास हो जाते हैं, अच्छे रैंक से पास हो जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि अच्छे होते हुए भी वो पास नहीं हो पाते। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो जो है मतलब ठीक नहीं है, अपनी जगह पे पढ़ाई में ठीक नहीं है। कई चांस उस समय ऐसे बनते हैं किसी के कि वो असफल हो जाते हैं। तो असफलता से आदमी को पहली बात तो यह है कि आप घबराओगे
तो फिर आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप एक बार असफल हो गए, दोबारा कोशिश करिए, दूसरी बार असफल हो गए, आप तीसरी बार कोशिश करिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद असफल होते हुए सफलता की सीढ़ी पे आप चढ़ेंगे। एक कहावत बनी हुई है कि घड़त घड़त अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, कि आप पढ़ते रहिए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, तो वो जो है आपको पढ़ते पढ़ते आपको जो है वो चीज याद हो जाएगी। जिस प्रकार से एक जड़ होती है, एक पेड़ सूख जाता है, कई बार ऐसे पौधे होते हैं कि वो सूख जाते हैं, मगर आप उनको जो है पानी देते रहो तो वो पानी, उसको लगातार पानी देने से वो पौधा हरा हो जाता है। इसलिए कवि ने कहा कि घड़त घड़त अभ्यास के, आप अभ्यास करते रहिए, जड़ मत होत सुजान। जड़ जो है ना, वो भी, उसमें भी जिंदगी आ जाती है। तो असफलता के कारण अगर आदमी कोई घबरा करके के पीछे हटता है तो फिर वो, तो यह है कि वो कुछ मतलब करना नहीं चाहता है। अगर उसके करने की लगन होगी तो वो पक्का पास होएगा, पक्का सफल होएगा। और अगर वो फिर भी असफल हो जाता तो कोई दूसरी चीज चुनिए। जीवन में बहुत रास्ते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बतलाता हूँ कि सेना में 1000 आदमी जाते हैं भर्ती होने के लिए, वो सारे के सारे पास होते हैं, कई चीजों में वो फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए और रास्ते बंद नहीं हो गए। और कई सर्विसेज हैं जिनमें वो उनकी पढ़ाई के अनुसार वो उसमें भाग ले सकते हैं। तो आदमी को ये सोचे कि भाई मैं तो, हाँ, उसको लगन एक पे ही रखनी है। अगर वो 10 जगह फोकस करेगा तो वो 10 पे ही ध्यान नहीं दे सकता है। अब वो ये सोचे कि मैं तो ये कर लूँ, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, तो फिर वो सफल नहीं हो सकता। उसको सफल होने के लिए पहला मंत्र है कि किसी एक चीज पर वो अपना ध्यान दे और उसको लगन के साथ पूरा करे। उसको उसमें दिक्कतें आती है तो दिक्कतों के लिए वो राय ले सकता है, मदद ले सकता है, कोशिश कर सकता है, तो वो सफल होगा। अगर वो 10 चीज चुनेगा तो वो एक को भी पूरी नहीं कर पाएगा, क्यों? वो तो उसका ध्यान तो 10 पर है। तो उसको जिंदगी में पहला तो एक ही मोटो बनाना है कि मुझे ये चीज करनी है, उसी पे ही वो सफल होएगा। तो सफलता के लिए तो आदमी को मेहनत तो करनी है, मगर लगन एक ही चीज पे रखनी है। जब वो उसमें बार बार अभ्यास करने के बावजूद भी, कोशिश करने के बावजूद भी पास नहीं हो पाता है, तो फिर उसको दूसरी सीढ़ी पकड़नी है। मगर पहले जब तक वो जिस पे कर रहा है उसको तो एक बार पूरी करे। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि सफलता मिलती है इंसान को, मगर वो लगन से, एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, चौथी बार वो अवश्य पास होगा। तो जैसे कि सर ने बताया, सफलता एक दरवाज़ा है, लेकिन उस दरवाजे जाने की जो सीढ़ियाँ है ना, वो विफलता है। हम बिना विफलताओं के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते। आखिरी सवाल, आपने इतने साल सेना में दिए, तो अपने सैनिक जीवन के लिए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं 22 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुआ और 22 साल ही मैंने सैनिक जीवन जिया। सेना का जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, अनुशासन प्रिय जीवन है। और एक कहावत है कि इंसान की रीढ़ की हड्डी पे इंसान खड़ा रहता है, तो उसी प्रकार से अनुशासन जो है एक फौजी का जो है सैनिक जीवन है। अगर वहाँ अनुशासन नहीं है तो वो जीवन जी नहीं सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अनुशासन जो है एक मकान की नींव जिस प्रकार से मजबूत होती है, उसी प्रकार से अनुशासन जो है फौजी के लिए महत्वपूर्ण है। एक डेफिनेशन बनी हुई है कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ ए लाइफ, मतलब एक जिंदगी का महत्वपूर्ण जो है अंग है अनुशासन। तो अनुशासन चाहे वो सेना में आदमी रह रहा हो, सैनिक हो, या बाहर एक छात्र हो, या एक देश का नागरिक हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सेना एक बहुत पूर्ण भारतीय जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। फर्स्ट मैं ये कह सकता हूँ कि भारत का प्रथम नागरिक अगर किसी को बोला जाए हमारे राष्ट्रपति जी के बाद में, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मैं सैनिक को मानूंगा। क्योंकि आज हमारे सैनिक जो है हमारी देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं,
और भारत सरकार को जब जब समय पड़ता है, मौका पड़ता है, तो गवर्नमेंट को वो असिस्ट करते हैं। गवर्नमेंट जहाँ भी बोलती है, जल हो, थल हो, नभ हो, वो जाकर के अपनी सेवाएं देते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। मांगते वो कुछ नहीं है, वो देते ही देते हैं। तो सेना का जीवन बहुत बड़ा जीवन है। अब मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको जो है मेरी 4 बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला, आप जब सुबह उठते हैं प्रातःकालीन, तो आपका वहीं से अनुशासन रात्रिकालीन सोने तक आपका अनुशासन कैसा रहता है। आप कैसे उठते बैठते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, माता पिता के साथ पड़ोस में रहने, आस-पास में जहाँ पे भी है आपका वातावरण कैसा है, आप किस प्रकार से किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो सभी चीज़ आपके अनुशासन में आ जाती है। उसके बाद में आपका हो गया कि आपका भोजन, 4 वस्तु आती है। पहला, अच्छा खाना खाना। अच्छा खाना जो माता-पिता आपको दे रहे हैं उसको श्रद्धापूर्वक अर्पण करना, ग्रहण करना, खाना। उसके बाद में आपका होता है खेलना-कूदना। आप पढ़ाई कर रहे हैं मगर आप खेल कूद नहीं रहे हैं तो आपका शारीरिक विकास नहीं होगा। सेना में जाने के लिए आपको शारीरिक विकास चाहिए, तो खेलना अवश्य है, व्यायाम करना अवश्य है। तीसरा है पढ़ाई करना। अगर आप सब केवल खेलते ही खेलते रहे तो पढ़ाई अगर आपने नहीं की तो पढ़ाई भी अवश्य है, तो आपको पढ़ाई करना है। चौथा है आपको पूर्ण आराम करना। रात्रिकालीन में आपको कम से कम एक विद्यार्थी को जो है 6 घंटे सोना अनिवार्य है। आप 6 घंटे सोइए तो आप आराम की नींद लेंगे, आपका शरीर का विकास पूर्ण होगा। आप फिर वही दिनचर्या सुबह उठिए वैसे ही कर, उसी प्रकार से जो एक दिन पहले आपने अच्छे पूर्ण रूप से की वो दूसरे दिन करिए। तो सेना, मेरा आपसे यही है कि सैनिक का जीवन इसी प्रकार का होता है कि वो सुबह उठता है और दिन भर जो मैंने बात बताई आपको उसी वहाँ पढ़ाई होती है, मगर वो वहाँ वो पढ़ाई वो होती है जो आगे करना चाहता है, मगर उसका जीवन भी आप लोगों की पढ़ाई की तरह ही है। एक वो सुबह उठ करके अपने बैरिक में जो भी साथी होते हैं उनको नमस्कार करता है, भगवान को नमस्कार करता है, माता पिता को याद करता है, उनको प्रणाम करता है। उसके बाद व्यायामशाला में जाता है, पीटी परेड करता है। उसके बाद जो उसको नियमित वर्क दिया हुआ होता है एक तरह से शिक्षा की तरह, वो करता है। उसके खाने का समय बना हुआ है कि उस समय वो अपना भोजन ग्रहण करता है, फिर वो शाम को खेल कूद में फिर जाता है, फिर रात्रिकालीन वो ड्यूटी देता है। तो सेना का जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है भारत का। उसके बगैर हम देशवासी जो अपूर्ण हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाई सैनिक जीवन बहुत अच्छा जीवन है। अगर आपको सेना में जाना है तो ये इन 4 बातों पे आप ध्यान दीजिए। पहला, आप पूर्ण भोजन करिए, पूर्ण खेलिए, पूर्ण पढ़ाई कीजिए और पूर्ण आराम कीजिए, मतलब आप आराम से सोइए। इन 4 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका अनुशासन कुदरती आपका बनता जाएगा और आप एक अच्छे जो है व्यक्ति बन करके, एक अच्छे नागरिक बन करके सेना में भर्ती होंगे। ये बात और है कि कई बार मेडिकल ग्राउंड पर आप अनफिट हो जाते हैं, वो बातें दूसरी होती है, उनमें आप अपील कर सकते हैं आगे जाकर के। मेडिकल ग्राउंड पे आप एक जगह फेल होते हैं, आप दूसरी जाकर के आप मेडिकल में जो है आप अपील कर सकते हैं। वहाँ पे भी फेल हो जाते हैं तो फिर हिंदुस्तान में, भारत के अंदर, देश में बहुत नौकरियाँ हैं, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेना के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि सैनिक जीवन जो बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, इज्जतदार जीवन है। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज के दिन इतनी सारी बातें हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि बच्चों के साथ साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आपको। लिए एक छोटा सा हमारी पूरी टीम की तरफ से। हो, आपने तो नाम भी लिखवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए सभी को। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाए। आपके जो आप ये चला रहे हैं ASL असिस्टेंट लेक्चर्स कंपनी, आपकी आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।
Dear students, from Ashish Singh's lectures, I wish you a 75th of very happy Independence Day. आज के दिन मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि अपने स्किल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स पर पूरा ध्यान दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले करीब 1.5 साल से हम लोग अकेले काम कर रहे हैं, स्कूल हम लोग नहीं जा रहे हैं, हमारे क्लास फेलोज़ हमें नहीं मिल रहे हैं, जिन टीचर से हम लोग इंटरेक्ट करते थे वो हमें नहीं मिल रहे हैं। तो एक हमारी लाइफ में भी, इधर भी, हमारी साइड भी एक अकेलापन सा हो गया है। इससे क्या फैक्टर सामने आ रहा है? एंग्जाइटी देखने में आ रही है, डिप्रेशन देखने में आ रही है, और स्टूडेंट्स थोड़े से स्वभाव के चिड़चिड़े से भी हो गए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि चिड़चिड़ापन, गुस्से को थोड़ा सा दूर कर दीजिए, क्योंकि स्टिल वाटर में ही हमको इमेज दिखाई देगी। और ये हमारे अब ऑलरेडी हम अगस्त आ चुका है, तो पढ़ाई के दिन सीरियसली स्टार्ट हो गए हैं। प्लीज़ टेक माय वर्ड्स, ज़रा सा गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, बेचैन मत होइए, इरिटेट मत होइए, सेंट्रलाइज रखिए, फोकस रहिए और जीतिए। तो इससे हम फ्रीडम पालें। किससे? एंग्जाइटी, डिप्रेशन और चिंताओं को और गुस्से को एक तरफ कर दीजिए। वंस अगेन आई विश यू 75th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम ASL फैमिली। दिस इज भुवनेश चंद्र माथुर। सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। एक राष्ट्र का निर्माण उस राष्ट्र के नौजवान करते हैं, और एक नौजवान के जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है विद्यार्थी जीवन। और विद्यार्थी को, हमारे संस्कृत में एक ऐसा श्लोक है जो विद्यार्थी जीवन के लिए लिखा गया है, मैं उसी को रख रहा हूँ आज आपके सामने। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वानम निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कौवे जैसी आपके अंदर चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसा आपके अंदर ध्यान होना चाहिए, आप अल्पहारी होने चाहिए, गृह त्यागी, अगर जरूरत पड़े तो पढ़ाई के लिए आपको अपना घर भी छोड़ना पड़े, आपको कहीं बाहर भी जाना पड़े तो आपको उसके लिए भी तत्पर रहना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वानम निंद्रा, आपकी निंद्रा श्वान जैसी होनी चाहिए कि अगर पढ़ना है तो हमें उठना ही है किसी भी हालत में। अगर ये 5 लक्षण आप में आ जाएंगे, आप एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, विद्यार्थी जीवन आपका अच्छा होगा, आप अच्छे नौजवान बनेंगे और आप बहुत ही उज्जवल भविष्य के साथ में इतने महान देश का निर्माण करेंगे। राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका सबसे अग्रणी है और हमेशा रहेगी। जय हिंद। हेलो एवरीवन, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी के लिए 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। जीवन में ऊंचाइयां हर किसी को छूनी है, उन ऊंचाइयों के लिए आत्मविश्वास भी जरूरी है। भीड़ में डरे खड़े हैं कोने में कहीं, जरा अपनी बात तो कहो। आपके आत्मविश्वास के लिए वो आवाज भी जरूरी है। प्यारे बच्चों, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। अपने आप पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, आप उस काम में ज़रूर सफल होंगे। जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इस टाइम में मैं आपको जो चीज़ बताना चाहूँगा, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट पढ़ाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की है। ये आपके दोस्त भी है, दुश्मन भी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें आपको हमसे जोड़ती है। हम दूर होकर भी आपके पास हैं और आप दूर होकर भी हमारे पास हो। दोस्त इस तरह से है, अगर आपने इसका सही यूज़ करा तो आपको आगे लेके जाएगी, अगर आपने इसका गलत यूज़ करा आपको बहुत पीछे लेके चल जाएगी। इसलिए इसका सही यूज़ करें और ज़्यादा से सीखने की कोशिश करें। आप सभी लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की आशीष सिंह परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि नया साल आते ही सब लोग क्या करते हैं? संकल्प लेना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लेते हैं संकल्प और पूरी जोरों शोरों से लेते हैं। 4 दिन लेते हैं और उसके बाद 5वें दिन नॉर्मल वापस जैसा पिछला चलता है वैसा चलता है। आज का दिन पावन दिन है आप लोगों के लिए, सभी के लिए पावन दिन है ये। तो आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए, अपने दैनिक जीवनचर्या में, कोई भी दिनचर्या में एक ऐसा भाग जोड़िए जो आपको स्पिरिचुअल, जिसको हम बोल सकते हैं आध्यात्मिक रूप से जोड़े। इससे आपका आध्यात्मिक और मानसिक विकास जो है वो बहुत तेज गति से होगा। और दूसरी बात, अपना एक गोल डिसाइड कर ले, क्योंकि बिना पते की पर्ची कहीं नहीं पहुंचती। आप अगर चिट्ठी लिखते हो और उस पर पता नहीं लिखोगे और डाल दोगे डब्बे में तो कहीं नहीं पहुंचेगी। इसी तरह से आप, जब तक आपका गोल डिसाइड नहीं होगा तब तक आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। और आपका गोल ही आपको जिंदा रखता है, और गोल के लिए आपके प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अपने गोल के लिए काम करें, दिन रात लगे रहें और अपने सपने को पूरा करें। जय हिंद। सो हेलो ऑल, सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। और इस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे एक बात बोलना चाहूँगा
इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इस दुनिया को देखना। अगर आपने ये दुनिया नहीं देखी तो आपकी पढ़ाई, आपकी पावर, आपकी इज्जत, शौहरत, सारी चीजें कुछ भी नहीं है भाई, व्यर्थ है। सब कमाया लेकिन दुनिया नहीं देखी तो कुछ भी आपके काम, मतलब जितनी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद। घूमो, पढ़ाई भी करो, साथ साथ में ब्रेक लो, ट्रैवल करो, देखो दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो यही मेरा एक मैसेज था इस इंडिपेंडेंस डे के लिए। जय हिंद। सिंह लेक्चर से करण सिंह राठौड़ आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस शुभकामनाओं के साथ मैं आपको एक संदेश भी देना चाहूँगा या मैसेज देना चाहूँगा। जैसे अपना एक परिवार होता है वैसे ही एक अपना देश है। ज़रूरी नहीं है वर्दी पहन के ही देश की सेवा की जा सकती है, सिविलियंस भी देश की सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी प्लेटफॉर्म पे जाके ही देश की सेवा की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है किसी डिपार्टमेंट में जाके ही देश की सेवा की जा सकती है। कहीं से भी, कहाँ से भी अपन देश के लिए एक वो पॉइंट ले सकते हैं कि ये चीज़ देश के लिए है। बस ये जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए देश के लिए कुछ करने का। नमस्कार मेरे दोस्तों, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि देशभक्ति दिखाने के लिए आप कुछ बड़ा ही करना हो। बस रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने देश को नमन करें और अपने देशवासियों से प्रेम रखें। और हाँ, एक बात याद रखना, अपने देश के प्रति जो आपकी रिस्पेक्ट उसे कभी कम ना होने देना, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं नमन ओझा, ASL परिवार का एक हिस्सा, आज इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके सामने आया हूँ और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे करने आया हूँ। जैसे कि क्यों आज के समय में पढ़ना ही सब कुछ है, क्यों पढ़ना इतना ज़रूरी है, खेलना नहीं, क्यों सब पढ़ाई को ही इतना महत्व देते हैं और शारीरिक क्रियाओं को नहीं। याद रखिए दोस्तों, यदि नीरज चोपड़ा भी पढ़ने में चला जाता तो आज भारत के लिए स्वर्ण पदक नहीं आता। पढ़ाई करिए, करते रहिए, पर दिन में थोड़ी देर खेलिए भी, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। जय हिंद।